अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है सैफ खान एंड यू वाचिंग रियल लाइफ लेंस। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए पर्सनली और होपफुली आप लोगों के लिए भी होएगा जो फ़ुटबॉल के शौकीन होंगे और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का कोई फ्यूचर देखना चाहते हैं या ओवरऑल फ़ुटबॉल के फ़ैन हैं, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंस्पिरेशनल भी होएगा। आज के गेस्ट मेरे उस पुराने उस्ताद भी हैं और बहुत भाइयों वाला भी इनसे ताल्लुक़ है और ये आप सब के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होएगा, क्योंकि हमारे लिए तो है ही कि ये पाकिस्तान की तरफ से पहले ऑफिशियल फीफा रेफरी हैं। AFC से, जो एशियन फेडरेशन हमारी होती है, उसकी तरफ से पहले पाकिस्तान के ऑफिशियल रेफरी हैं और अभी तक और कोई उनके बाद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह का सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। नो माय प्लेयर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अपने दो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी जगह पर मिल रहा हूँ और काफ़ी बहुत आपसे बातें करके ना बहुत अच्छी पुरानी यादें मुझे सर दोबारा से याद आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप आए हैं, टाइम निकाला आपने मेरे लिए और मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है। उस वक्त भी फ़ख्र की बात होती थी हमारे लिए कि आप वहाँ पे हमारे स्कूल में हमें इंस्ट्रक्टर थे हमारे, और आज तो माशाल्लाह कितने साल हो गए इस बात को। लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जब मैं सिर्फ आपको और आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह अपनी लाइफ में कामयाब देखता हूँ, सक्सेसफुल देखता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट होता है। सर ये आप लोगों की दुआओं की वजह से ही है। जज़ाकल्लाह। तो सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो एक रस्मन सवाल नहीं है जो हम हर किसी से पूछते हैं, आपका क्या हाल है। मैं इसको मीन करता हूँ, आपका क्या हाल है ओवरऑल हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, किस इस स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त आप पिछले कुछ सालों से जो दुनिया में भी सब कुछ हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, मुल्क में भी जो सब कुछ हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पे अल्लाह करीम को बहुत शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह की मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँ, कोविड आया, बहुत दुनिया ने सफ़र किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे और ना मेरी फैमिली में किसी को कोविड हुआ। अब डंकी का बहुत मसला चल रहा है, मसले मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत सेफ़ रखा है और मैं सेटिस्फाई रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था मेंटली जब कोविड आया था, अपने लोगों को देखता था, अपने जानने वालों को देखता था, इवन अपने स्टूडेंट्स को देखता था जब वो सर्वाइव कर रहे थे कोविड के अगेंस्ट, तो फिर मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती थी और मैं सोचता था कि यार ये क्यों हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फेज़ से अब निकल आए हैं आप और चीज़ें हेल्थ नॉर्मल हो वाइज रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह A1, जॉब वाइज इंतहाई मुतमईन, अल्लाह का Satisfied शुक्र हैं है। बिल्कुल मैं अपनी लाइफ से, अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ हूँ तो मैं अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ। अल्लाह ने मुझे वो कुछ नवाजा है जिसके मैं शायद काबिल भी नहीं था। तो ये शायद मेरे माँ बाप की और आप जैसे अच्छी दोस्तों की, स्टूडेंट्स की दुआएं हैं जिनके लिए मैं दिल और जान से काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच सेटिस्फाइड। सर मुझे बहुत अच्छा है सुनने को, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेंटली और वैसे भी इत्मीनान में हैं और शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाइज, जॉब वाइज, कम्युनिटी वाइज सब कुछ अल्लाह का बहुत करम है, तो हमें अल्लाह की नेमतें देखनी चाहिए। बेसिकली हम लोग थोड़े से ना सेल्फिश से लोग हैं, हमारे पास 50 नेमतें होंगी अल्लाह की, हमें वो नज़र नहीं आएगी और हम एक छोटी सी चीज़ से सर्वाइव कर रहे होंगे तो वो हमें बहुत बड़ी नज़र आएगी, यार हमें क्या हो गया। सही बात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली पता है ये सर, ये सवाल पूछने का मकसद क्या है मेरा, मैं हर अपने पॉडकास्ट में पहला सवाल मैं पूछता होता हूँ और ये हम अपनी डेली लाइफ में ना हर किसी से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, और वो भी रस्मन बोल रहा है ठीक है, शुक्र अल्लाह। हालांकि क्या पता असल में बड़ी प्रॉब्लम परेशानियां, लेकिन वो बस कहते हैं ठीक है, क्योंकि ये रस्मन है ना पूछने वाले को फ़र्क पड़ता है उसके जवाब से, ना जवाब देने वाले को फ़र्क पड़ता है उसके जवाब से। लेकिन मैं असल में जानना चाहता हूँ जो भी मेरे पास यहाँ पे आते हैं कि वो असल में कैसे हैं। अगर कोई नहीं भी ठीक है तो उसको शेयर कर ले और शेयर करने से बहुत सी चीज़ें आप क्या पता सेटल कर सकते, थोड़ी बहुत चीज़ वो डाउन हो, क्योंकि निकालने से ही आहिस्ता आहिस्ता कम होता है ना। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आपका बचपन कैसा था, उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे, जो अगर आप सोचते हैं आपके बचपन में अगर फ्लैशबैक क्या आती, पहली मेमोरीज के उस वक्त की क्या आती हैं आपके पास? बचपन में एक हमको पता है कि लोबाली सी उम्र होती है, स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, बिनते हाथ तक शौक़ था, ठीक, और कॉलेज लाइफ तक मैं क्रिकेट खेला हूँ और बस क्रिकेट का जुनून था। अच्छा
फुटबॉल कॉलेज और लेवल तक नो फुटबॉल। ये एक अजीब सी बात है, और जिसको अच्छा। मैं बताता हूँ उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, अल्लाह करीम मेरे अबू मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जिस वक्त मैं स्पोर्ट्स करता था, मेरे एरिया में, मेरे गांव में हर माँ बाप बच्चे को खेलने से डांटता था, तो फिर खेलने चले गए हो, घर आओ, पढ़ो, ये करो। मेरे वालिद साहब वो थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, इनकरेज करते थे। इनकरेज, जो मुझे जूते लेके देते थे, जो मुझे चीज़ें लेके देते थे, बैट बॉल। एक दफ़ा मेरे अबू सियालकोट गए, वहाँ मेरे लिए पता क्या लेके आए थे? क्रिकेट का बैट और बॉल, बैडमिंटन के रैकेट्स, फुटबॉल, हॉकी, ये सारी चीज़ें मुझे घर ला के दी, और मैं अपने अब्बू के साथ घर खेलता था। मेरा बचपन मेरे अब्बू के साथ स्पोर्ट्स खेलते हुए गुजरा। तो आप ये इसको इस तरह डिस्क्राइब हम कर सकते हैं कि आपका घर में ही इस तरह का इनकरेजिंग माहौल था कि स्पोर्ट्स की तरफ स्पोर्ट्स कोई की तरफ रोक टक नहीं थी। कोई रोक टोक नहीं थी, और अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज इस मकाम पे होने की एक वाहिद वजह भी वो, ये बहुत बड़ी वजह भी ये है कि मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक ठीक। तो आपका अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप था छोटे होते हुए? मैं शुरू से ही बहुत सपोर्टिव था। आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मैंने लाइफ में कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं की बचपन में भी। अच्छा। जैसे बच्चे करते हैं, मैंने ये खिलौना लेना है, मुझे भी लेके दें, हाँ। मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे भी चाहिए, नो नेवर। ठीक। मैंने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी, जो मिल गया। हालांकि मैं कोई समझदार नहीं था, ये बात चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। जो मिल गया सब्र शुक्र, जो नहीं मिला मैंने कभी उसके लिए कोई रोना धोना कुछ भी नहीं किया। ठीक। स्कूल बहुत शौक से जाता था। अच्छा। इवन मैं जब बीमार भी होता तो मुझे घर वाले कहते छुट्टी करो, तो वो दिन मेरे लिए सबसे बोरिंग होता था। तो वो क्यों? पढ़ाई का शौक था पढ़ाई का कि शौक था, स्कूल में खेलते थे, बस कम्युनिटी में, दोस्तों में, और ये चीज़ें मुझे तो अच्छी पढ़ाई लगती। में कैसे थे आप? पढ़ाई में कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं था, लेकिन क्लास के टॉप 4-5 में मैं आता था। ठीक ठीक। तो उस वक्त आप का गांव कौन सा था? कोहाट कोहाट, में एक कोहाट। गांव है, बिलीटंग नाम है उसका। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये इसको क्या कहेंगे कि बिल्कुल कंजर्वेटिव थे वहाँ पे माहौल के? कंजर्वेटिव तो अब नहीं कह सकते, ठीक थे, लेकिन फिर गांव, और आप अगर कंपेयर करें आज भी इस्लामाबाद और मेरे गांव को, तो फिर आपको फ़र्क तो पता नहीं चलेगा। सर, वो शहर को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन बाकी गांवों से जो आपके इर्द गिर्द ज़िले में उनसे अगर कंपेयर करें तो किस तरह का माहौल था? नहीं, हमारे अगर बाकी से जिले थे तो हम थोड़े थोड़े मतलब अपर हैंड है हमारे पास। मतलब मैं इसी की बात करूँ, खेल को ही ले लें ना। खेल खेल के हवाले लिहाज से हम बात से, करें। खेल के लिहाज से हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा था, खासकर मेरा गांव। मैंने कॉलेज लेवल तक खेली है क्रिकेट। ठीक है। कॉलेज में आके मुझे खुद भी नहीं पता कैसे मैं फुटबॉल में चला गया। अच्छा। और फुटबॉल में अगले 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने कि गांव के हर बंदे के मुंह में मेरा नाम होता था। अच्छा। मेरी टीम का नाम था शाहीन फुटबॉल क्लब, और मेरे बगैर वो कंप्लीट ही नहीं होती थी। ठीक है। ठीक ठीक। तो फिर फुटबॉल में ये मेरी ऐसी नहीं, तो उस वक्त आपने उस वक्त क्या आपको बनने का शौक था? तो हर बच्चे को होता है ना कि मैं अच्छा। कुछ बनूंगा, क्या बनूंगा? मज़े की बात बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा क्या बनने का शौक था, वो था फौजी। वही मैं यही बोलने वाला था कि सारे उस वक्त उस एज में सारे यही कहते हैं मैं फौजी बनूंगा। और मैंने की थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जो कॉलेज में था उस वक्त होती थी एक एनसीसी। ठीक है। 20 डेज़ की एक आर्मी की पूरी टीम आके ट्रेनिंग कराती होती थी आपको, मार्च पास और टेबल ड्रिल और परेड और ये सारा, वो बहुत इन्जॉयमेंट होती थी। तो उसके बाद तो मैं रात को ख्वाब देखता था कि मैं फ़ौजी हूँ, मैंने वर्दी पहनी हुई है, मैंने बंदूक उठाई है, मैं महाज पे गया हूँ। मैं ये ड्रीम देखता था, ख्वाब देखता रहता था। मुझे इतना ज़्यादा शौक था फ़ौज में जाने का। तो फिर नहीं किया? फिर मैं फ़ौज में गया, मैं सेलेक्ट भी हो गया फ़ौज में, आर्मी में। इवन के वो मुझे ज़बरदस्ती भी लेके जाना चाह रहे थे आर्मी। अच्छा। लेकिन बस मेरे नसीब में नहीं था, फिर मैं नहीं गया हूँ। अच्छा, नहीं मैं हो फिर सका। इधर चल, अल्लाह की तरफ से अल्लाह था की तरफ से ही था, तो आज ये एजाज़ आपके पास ये है ना, एजाज़ आप। वो कहीं ना कहीं से आ लेकिन ही मेरी जाता। दादो थी, अल्लाह ने जन्नत दे, वो कभी भी मुझे फ़ौज में भेजने के में नहीं थी। और मैं कहता हूँ कि मैं उनकी वजह से फ़ौज में नहीं गया। हमेशा कहते नहीं, आप कभी भी आर्मी में नहीं जाओगे। सर अच्छा ही हुआ कि आप फौज में नहीं गए, कि आज हम कह सकते हैं हमारा कह सकते हैं उस्ताद एक हमारा फीफा उस्ताद का है। रेफरी है। अच्छा, तो सर फिर आपने अपनी तालीम फिर कहाँ तक मुकम्मल की है? उसके बाद का कॉलेज आपके एफए फर्स्ट ईयर के बाद? मैंने जब मैट्रिक कर लिया, तो उस वक्त मैट्रिक करना एक बहुत कमाल की बात है। हाँ, और आपकी मज़े की बात बताऊं कि मैट्रिक जब मैंने किया तो मेरे पास उस वक्त हज़ारों रुपए जमा हुए थे। अच्छा। लोगों ने मुझे दिए थे कि मेरे मामू, मेरे खाला, मेरी फुप्पो, मेरे इनाम के तौर कज़न पे। रिश्तेदार के आप मैट्रिक किए। फिर मैट्रिक करने के बाद, ये कौन से साल की बात है? ये है 1996। ठीक है। फिर मैंने उसके बाद एफ़ए किया ठीक है। उधर से ही, अपने गांव से ही। ठीक है। तो फिर एफ़ए करने के बाद मैं थोड़ा इस तरफ आ गया कि मुझे अभी
कुछ करना। फिर मेरे अबू की डेथ हो गई। अच्छा, अबू की डेथ हो गई तो फिर मैंने टोटली मतलब पढ़ाई अब को आपके खैर ऊपर बात ले ली, जिम्मेदारी आ गई। तो फिर मैंने वहाँ पे काम शाम करना शुरू। एजुकेशन अपनी स्टॉप करके मैं काम की तरफ आ गया। ठीक है, और फिर आपने वापस कब कंटिन्यू की? फिर मैंने, आपको पता है, जैसे आपका फर्स्ट बैच जब बीकन हाउस ज्वाइन किया, हाँ, एफए के बाद एक वजह ये भी थी कि मैं समझता कि मैं कोई बहुत आला तालीम याफ्ता हो गया हूँ, अच्छा। सीरियसली। क्योंकि मैं अब कोई झूठ नहीं बोलूँगा, तो अब आप आगे उधर ही रह रहे थे इसलिए उधर ही गांव में रह रहा था, तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे मैंने तो कोई बहुत बड़ी डिग्री ले ली और एफए तो अब मैं तो दुनिया में ठीक है, कमाल करूँगा कि मैंने एफए कर लिया। ठीक है, मैंने जब बीकन हाउस ज्वाइन किया, बीकन हाउस में जब मैं आया जिस ईयर, तो मुझे यूँ लगा कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। बीकन हाउस आप 2009 में आए ना? 2009 में 2009 में आप ये मोटरवे पे कैंपस बना था, बीकन हाउस एजुकेशन कैंपस और कॉम्प्लेक्स बीकन हाउस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। और सर उधर पे उधर हमारे स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थे और हम लोग भी पहला बैच वहाँ पे थे। और फिर अब चलें, अब आप बोल रहे थे कि वहाँ पे पहले आपकी जब मुझे लगा ना कि मैं तो अनपढ़ हूँ, अच्छा, खैर एक साल जैसे तैसे मैंने गुजारा। फिर क्यों मैंने आपको ऐसा लगा? क्योंकि कहीं बच्चों ने इस तरह फील कराया कि वहाँ पे जो टीचर थे, एनवायरनमेंट इस तरह जो टीचर्स थे सारे हाईली क्वालिफाइड थे, हाँ, मास्टर से कम कोई भी नहीं था। फिर हमारी इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं थी, ठीक है, और मुझे जो जो सोच के में आया था ना एफए करने के बाद, तो वो यहाँ के सब कुछ ज़ाया हो गया। फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू की अपनी स्टडीज़। अच्छा। फिर मैंने बैचलर किया। नहीं, तो इससे पहले आपने वो जो सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी थी 2006 में, ये तो आपने 2009 में ज्वाइन किया ना? 2006 में आपने फीफा की लाहौर से सर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी। वो मैंने उसका फीफा की सर्टिफिकेशन नहीं थी, वो मैंने जैसे स्टार्ट की थी रेफरिंग। मैंने एक कोर्स किया। नहीं, हम थोड़ा पीछे आते हैं। आपने बोला आपका क्रिकेट का शौक था, अब फुटबॉल में किस वक्त चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? तो आपने खेलना शुरू किया होगा ना? हाँ, कॉलेज तक हम खेलते थे क्रिकेट। मेरी क्रिकेट की टीम थी। तो मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि हर साल छुट्टियों में ना मेरी फुटबॉल लाहौर में रहती थी, मेरी जो समर ब्रेक थी वो सारी लाहौर गुजरती थी। ठीक है। तो कॉलेज के बाद मैं सेकंड ईयर में था, तो मैं लाहौर चला गया समर ब्रेक में। वापस आया तो मेरी जो क्रिकेट टीम थी उसमें आपस में 2 ग्रुप बन गए, लड़ाई हो गई। ठीक है। तो एक राइट पे था, एक रॉन्ग पे था। जो राइट पे थे मैं फिर उनके साथ आके मिला हूँ, और उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। और वहाँ से आपकी फुटबॉल की जर्नी शुरू? मैंने फुटबॉल शुरू कर दिया। तो वहाँ से मेरी फुटबॉल की जर्नी शुरू हो गई। और फिर आपने रेफरी का इंटरेस्ट कब आया आपको? फिर रेफरिंग का इंटरेस्ट ऐसा है कि मैंने फिर वहाँ मेरी जॉब शुरू हो गई ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट में। ठीक है। वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मेरे पास आते थे, ज़कात से रिलेटेड काम करवाते थे मुझसे। ठीक है। ये जायज़ फंड है, ये है वो, तो मैं एक रिलेशन थी कर देता था। ठीक है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ, वैसे ही बैठा हुआ था, वो मेरे पास आ गया कि यार ये काम। मैंने कहा यार नहीं करता मैं आपका काम। मुझे कहता है यार खुरम आपको क्या हो गया, आप इतने सपोर्टिव, इतना रुखा सा जवाब मुझे दे रहे हो। मैंने कहा नहीं। कहते हैं रीज़न। मैंने कहा जब कोई रेफरिंग कोर्स आते हैं, कोचिंग कोर्स आते हैं, तो आप बाकी लोगों को भेज देते हो, काम कराने मेरे पास आ जाते हो। वो मुझे कहता है कि आपने कोचिंग कोर्स रेफरिंग कोर्स करना है। मैंने कहा क्यों नहीं करना। मुझे कहता है कल डॉक्यूमेंट्स ला के देना। मेरी उस वक्त से आदत होती थी कि मेरे पास हर वक्त डॉक्यूमेंट्स के 1-2 सेट फोटोकॉपी पड़े होते। अच्छा, रेडी। मैंने कहा अब कल नहीं, ये अभी लो। उसने मेरा नाम सबमिट कर दिया। ठीक है। फिर मैं चला गया वो कोर्स करने के लिए। ऑल ओवर द पाकिस्तान उसमें लोग आए हुए थे। और उस कोर्स से 2 दिन पहले मैंने फाइनल हमारी टीम ने जीता था, और उसमें मैं इंजर्ड हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद आपने खेलना छोड़ दिया उस तरह? नहीं, खेल रहा था। तो मेरे जब पाँव पे लगी हुई थी, मेरे टखने पे एंकल मेरा ट्विस्ट हुआ था। तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो उन्होंने कहा यहाँ रनिंग टेस्ट है। मैंने कहा यार ये देखिए अखबार में मेरी पिक्चर आई है, मैं इस लेवल का प्लेयर हूँ, ये फाइनल। तो मेरे इंस्ट्रक्टर थे काजी आसिफ और सलाउद्दीन साहब, उन्होंने कहा जी ये फीफा का कोर्स है, फीफा ने हमें एक टैलेंट एक्सेलरेशन कोर्स दिया है, इसमें अगर आप टेस्ट क्लियर करोगे रनिंग का तो तब आप कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फिर जब पाँव पे लगी हुई थी, खैर मैंने रनिंग की। पहले जो 2 राउंड मैंने लगाए तो लोग मुझ पे हंसते थे कि ये कौन सा लगड़ा आ गया। वो जब थोड़ा वार्म अप हो गया पाँव, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से 4-5 लोग थे, सब फेल हो गए। ऑनली मैंने वो कोर्स क्लियर किया, और फिर मैं उस कोर्स में इंक्लूड हो गया। फर्स्ट कोर्स था 2006 में। ये 2006 की बात है, पेशावर में। दूसरा फिर आपने किया, साथ ही मैंने 9 में किया दोबारा पेशावर में। फिर दोबारा पेशावर में किया। ठीक है। उसके बाद फिर 2006 में मैंने कोर्स किया। AFC फेस्टिवल हुआ था, फुटबॉल फेस्टिवल, इंटरनेशनल कोर्स। लकी था मैं
इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक है। वो मैंने 2006 में फिर वो अच्छा, भी किया। 9 में आपने लाहौर में जाके फिर किया। लाहौर में जो मैंने एलीट कोर्स जो पाकिस्तान का होता है, तो हाँ। 3 साल में मैं ग्रोन अप उतना हो गया था कि ठीक। मैं जो पाकिस्तान के टॉप जो एलीट रेफरी उनके कोर्स में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा चलें, अब वापस आ जाएं आप कि आप बीकन में आपने करना शुरू कर दिया और आपको हुआ कि वीकेंड में मुझे जब अपनी आया तो तालीम मुझे करनी लगा कि मैं बिल्कुल भी अनपढ़ हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 इयर्स के ठीक है। बाद। ठीक फिर है। मैंने बैचलर किया, हाँ हाँ। बैचलर के बाद फिर मैंने मास्टर्स किया। 2014 तक मैंने अपना फिर मास्टर्स 2 साल में बैचलर और 2 साल में मास्टर्स करके मैंने, ठीक है। और स्पोर्ट्स साइंसेज में ही मैंने मास्टर्स। स्पोर्ट्स साइंसेज में सरहद यूनिवर्सिटी से आपने किया, इस्लामाबाद कैंपस से, ठीक है। तो अब साथ साथ आप अपनी पढ़ाई में भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, और साथ साथ आप ये फीफा के कोर्स भी कर रहे थे। कोर्स भी कर रहा और 2011 तक आपने वो सारे कोर्सेज करके आप पाकिस्तान के ऑफिशियल एएफसी के रेफरी। अच्छा, इसमें फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर इसका दूं। क्या प्रोसेस था? इसका ये प्रोसेस था कि जब मैं रेफरिंग में आया तो फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने मुझे पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो पाकिस्तान का टॉप कोई इवेंट होता है उसमें मैचेस दिए। उसमें मैचेस कराता रहा। फिर जो सुपर लीग एक लीग कराता होता था, 2007 में भी हुई और देन 2010 में हुई। 2010 में जो लीग हुई तो उस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि हम, जो सुपर लीग का एक मोटो था कि उन्होंने यंग प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते थे, तो टीम में उन्होंने आई थिंक 30% यंग प्लेयर होते थे और बाकी सीनियर होते थे। ठीक है। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने भी इनिशिएटिव लिया कि हमारे रेफरीज भी कम्बिनेशन हो, सीनियर वर्सेस प्लस जूनियर्स। ठीक है। तो एज ए जूनियर रेफरी मुझे सेलेक्ट किया गया वहाँ जियो सुपर लीग के लिए। ठीक है। और अल्लाह की एक ख़ास करम आप लोगों की दुआओं से जूनियर रेफरी के उस लीग का मैं बेस्ट रेफरी सेलेक्ट हुआ था। ठीक है। जिसके सारे मैच लाइव आते थे। ठीक है। तो जब उसमें मैं बेस्ट रेफरी सेलेक्ट हुआ तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फिर 2010 में ही मुझे एज अ फीफा रेफरी कंसिडर कर लिया। ठीक है। मैं फीफा में चला गया। इसके बाद आपने फिर इंटरनेशनल जाके सर्टिफिकेशन करना शुरू की, पहली 2012 में जो मलेशिया कोलंबपुर में। उसकी अपॉर्चुनिटी किस तरह मिली आपको? वो यूँ होता है कि जब आप हर कंट्री के पास ना उसके फुटबॉल के लेवल के हिसाब से उसके पास फीफा का कोटा होता है। ठीक है। तो उसमें जिस बंदे का नाम भी फेडरेशन, सपोज कल फेडरेशन कहती है कि सैफ को हम फीफा रेफरी रिकमेंड करते हैं, तो फीफा उसको रिकमेंड करके उसका नाम लिस्ट में डाल देगा। क्योंकि ये टोटल फेडरेशन की जिम्मेदारी है। डिस्क्रिप्शन जब फीफा ने मुझे इस लेवल पे, फेडरेशन ने मुझे रेफ़र किया फीफा को, फीफा ने मुझे फीफा रेफरी एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। पहले ये होता था कि फीफा रेफरी जो भी होता था फीफा रेफरी वो इंटरनेशनली मैच कराते थे। तो फिर एएफसी ने रेफरी स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए, क्योंकि किसी को तो नहीं पता किस स्टैंडर्ड का वो रेफरी है, उसको तो मुल्क ने उसको रेफरी बना दिया। कोई भी कंट्री हो, तो अगर कोई बंदा सपोज सिफारिश से आता है या इस टाइप की चीज़ से आता है तो वो इंटरनेशनली फिर उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रहती। फिर फीफा ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, एएफसी ने एलीट रेफरी। ठीक है। जो बंदा एलीट पैनल में सिलेक्ट होगा वही इंटरनेशनल मैच कराने, जिस तरह क्रिकेट में भी होता है। हाँ, ठीक है। जो अगर फीफा रेफरी हो, फीफा का बैच अपने मुल्क से मिला हो, लेकिन अगर आप एलीट पैनल में नहीं हो तो आप इंटरनेशनल मैच नहीं करा सकते। ये उसका प्रोसीजर ये है कि जब आपकी फेडरेशन लिखती है एएफसी को कि ये हमारा रेफरी है और इसका ये स्टैंडर्ड है कि इंटरनेशनल मैच करा सकते हैं, तो वो फिर उसकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है। फिर मेरी असेसमेंट हुई। ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर आए थे दुबई से, ठीक है, सालिम सईद। ठीक है। और उसने मेरा पूरा मैच देखा 1.5 घंटा, उसके बाद मेरा उससे इंटरव्यू किया, वो वापस चला गया। फिर एक साथ कमील कुवैत से आया रेफरेंस सर, उसने मेरा पूरा मैच देखा, उसने मेरी पूरी असेसमेंट की, इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद मैं एएफसी के डेवलपमेंट ग्रुप में चला गया, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के डेवलपमेंट ग्रुप में। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ग्रुप में मैंने कोर्सेज करके फिर उसके बाद हम लोग एलीट पैनल में, मैन पैनल में मैं चला गया। ठीक है। तो बेसिकली अभी आपने जो एक्सप्लेन किया, ठीक है, हमारे कागज़ों में फीफा पाकिस्तान की फेडरेशन के कागज़ों में आप ठीक लेजिट रेफरी थे, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वो अपनी सर्टिफिकेशन भी लाजमी कराते और आपको वो असेस करते हैं कि आप स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं कि हमारा स्टैंडर्ड मीट करते हो कि नहीं करते हो। सर वो मेरे ख्याल से हर चीज़ में होता है, चाहे यहाँ से हम लोग वकालत करें या डॉक्टरी करें या इंजीनियरिंग करें, वहाँ पे भी जाके हमें कोई टेस्ट देने पड़ते हैं ताकि उनका लाइसेंस मिले। कि कनाडा, अमेरिका, हम लोग कहीं भी चले जाएँ
तो हमें लेना पड़ता है। तो इसी तरह होता है ना सर, वो अपनी सर्टिफिकेशन अपनी भी कराते हैं ताकि वो उनके स्टैंडर्ड्स मीट करें हम लोग। तो उसका सर अच्छा चलें हम ज़रा थोड़ा वापस आते हैं। वो आपका बीकन हाउस एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में से एक है। वो वाला एक्सपीरियंस आपका किस तरह रहा वहाँ पे काम करने का, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का? और आप कोहाट से बिलोंग करते हैं और इस्लामाबाद के एक स्कूल में आप टीचर हैं, तो यहाँ का माहौल आपको डिफरेंट नहीं लगा? और वो उसमें क्या प्लस माइनस उस एक्सपीरियंस को ज़रा शेयर करें। सर देखें, लाइफ में सच बोलना चाहिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सच बोलता हूँ। मैं एक गांव के माहौल से निकला जहाँ पे औरतें आपको कहीं सामने नज़र नहीं आती, वहाँ पे टोटली पर्दे का माहौल है। हाँ। अब वहाँ से उठते और पाकिस्तान के एक एलीट स्कूल में आ जाते हैं, तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। 360 बिल्कुल 360। और इस गैप को फिल करना, सॉरी 180 180 मैंने गलत बोल तो दिया। इसको गैप को फिल करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसी फील्ड से हो कि आपका हर बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन क्योंकि सबके साथ हर बच्चा क्रेजी है खेलने के लिए, चाहे वो जो छोटा है, क्लास बड़ा वाला है, लड़की है, बड़ी। लड़का जो भी है। ठीक है। फिर मैं बेसिकली फुटबॉल और क्रिकेट में एक्सपर्ट था। ठीक है। लेकिन आज भी मैं ये बात कहूँगा और आपके इस प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि मैंने बीकन हाउस से बहुत सीखा है। अच्छा। मैं हमेशा बीकन हाउस का, आप ये कहेंगे कि शुक्रगुजार रहूँगा कि बीकन हाउस मुझे बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म मुहैया किया। अच्छा, मैं आज जो भी हूँ उसमें बीकन हाउस का बहुत बड़ा हाथ है, सीरियसली। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बीकन हाउस ने भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प बहुत किया फीफा का रेफरी बनने में? बहुत ग्रूमिंग की है बीकन हाउस से मेरी। अच्छा। क्योंकि मैं जब स्कूल में था, अगर मैं अपने गांव में होता, मैं बहुत इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कोशिश कर लेता, मेरी इंग्लिश ऐसे फ्लुएंट नहीं हो सकती थी कभी भी। ठीक है। बीकन हाउस में रह के, बच्चों के साथ बोल के, टीचर से हेल्प करके, क्योंकि मैंने 11 ईयर्स बीकन हाउस में काम किया है। अच्छा। 11 साल। ठीक। मैंने 2009 में ज्वाइन किया और मैं कंटिन्यूसली बीकन हाउस में काम करता रहा। मुझे बहुत ऑफर्स आई, इवन मैं कभी इंटरव्यू के लिए भी कहीं नहीं गया। मैं इतना लॉयल था बैग के साथ, मैं वहाँ काम करता रहा हूँ और मेरी बहुत ग्रूमिंग हुई वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इसको ओवरऑल आप इस तरह कहेंगे कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपको? बहुत बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था लाइफ का। ठीक। और टर्निंग ईयर से मेरी लाइफ के। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। तो सर फिर मतलब उन्होंने आपकी इस जर्नी में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया और आज पाकिस्तान का एक वाहिद फीफा रेफरी ऑफिशियल बनाने में भी उनकी भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल है। तो अब आपने बताया कि आपने जब वो मलेशिया वाली सर्टिफिकेशन की, फिर आपने बाद में दुबई वाली भी सर्टिफिकेशन, दुबई में जाके भी सर्टिफिकेशन की, तो ये सारा जो इतना एक्सपीरियंस था ये कैसा था? इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप? ठीक है, हम अभी मैचेस पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ सर्टिफिकेशन पे ही रहेंगे। बेसिकली सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ पे क्या सीखा है, सबसे पहले जो चीज़ मैंने सीखी और जो देखा है वो है पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म कहेंगे ना। प्रोफेशनलिज्म पहली चीज़ मैंने सीखी है। हम पाकिस्तान में, हमें अगर टाइम दिया जाता है ना कि 7 बजे हमने आना है, जैसे आज मैंने 7 बजे आना था और मैं किस टाइम आया हूँ, क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे अगर आपने 7 बजे काम करना है तो आप 6:45 उस जगह पे पहुँचे होंगे। तो ये है प्रोफेशनलिज्म, ये है पंक्चुअलिटी। ठीक। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करने में मुझे थोड़े हर्डल्स हुए, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी नहीं बनी हुई थी। लेकिन 1-2 कोर्सेस में जाके तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे इतना मज़ा आता था ना बाहर, कि आपकी हर चीज़ एक बिल्कुल ही टाइम फ्रेम से चल रही है। आपको पता है आपने सिस्टमैटिक है ना सब। सिस्टमैटिक है, आप रिलैक्स हो, आपको कब रेस्ट देना है, कब आपसे काम लेना है, कब ट्रेनिंग करनी है, सब कुछ आपके पास एक पूरा काउंटडाउन आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ईजी है। हाँ। सीरियसली, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, आप काम करना चाहते हो, तो वहाँ एडजस्ट होना बहुत ही इजी और बहुत बेहतरीन, और आपको एक सुकून देता है वो। ठीक ठीक ठीक। तो फिर आपने ऑफिशियल मैचेस में रेफरिंग करना शुरू की। पाकिस्तान के भी 3 मैच आपने रेफरी किए, 2 पैलेस्टाइन के साथ और एक अफगानिस्तान के साथ। वो फ़लस्तीन वाला जो टीम आई थी यहाँ पे, वो आपकी पहली गेम थी? पहली गेम पाकिस्तान में? और ओवरऑल में इंटरनेशनल भी वो पहला मैच था। अच्छा, वो इंटरनेशनल मैं 2010 में जो ही फीफा रेफरी बना हूँ,
तो जनवरी में आपको उसका बैच मिलता है, ठीक। हर साल वो रिन्यू होता है। तो साथ ही आई मैं थिंक इस बैच वाली की भी कहानी सुनूंगा इसके बाद। ठीक है, तो मार्च में इंटरनेशनल मैच आ गया, ठीक है। जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी था, साथ मैं प्रेशर में भी था कि यार इतने अचानक ही, और वो पाकिस्तान में कोई 7-8 साल बाद एक इंटरनेशनल मैच हो रहा था प्रॉपर ऑफिशियल प्रोफेशनल, कोई टीम भी, क्योंकि जो हमारे पीछे हालात हो हालात गए वो थे, जो हुआ था। ठीक है। करंट टीम में नहीं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैच गया, और उस मैच मुझे उस मैच ने बताया कि यस यू कैन डू। तो फिर अच्छा। उसको लेके ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे, जब भी मैं कहीं परेशान, मैं कहता नहीं वो मैच इतना इंटरनेशनल मैच आप खिला के आ गए हो तो होगे, लिए कोई मसला नहीं है। ठीक। तो वो उसकी वजह से फिर मैं चला गया। अच्छा, तो सर वो जो आपने जैसा बताया जनवरी 2012 में आपका बैच आया, बैच है। वो कैसी फीलिंग थी? वो वाली फीलिंग अलग ज़्यादा बड़ी थी, या जब पहली बार ऑफिशियल मैच को आप कर रहे थे वो वाली फीलिंग बड़ी थी? तो बैच आने की फीलिंग थी, लेकिन वो एक बहुत से लोगों को मिलता है, मुझे भी मिल गया। वो उस तरह आपको नहीं एहसास नहीं होया होगा जब तक आपने किया नहीं है वो पहला जो मैच। नहीं किया, लेकिन जब वो बैच आप यहाँ पे लगा के आप मैच करते हो, फिर आपको पता चलता है कि हाँ आप क्या हो। हाँ। तो वो बैच, फीफा का बैच ये होता है कि हर साल आपके टेस्ट होते हैं, और वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है। जैसे अब 2000 रिन्यू होता है फिर हर साल रिन्यू होता है। अगर आप उनके स्टैंडर्ड को मीट करोगे तो अगले साल आपको ठीक। रखेंगे, ठीक। नहीं तो फिर वो आप ठीक बाय है, बाय। बाय बाय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने वो पहला मैच किया और आज तक तकरीबन 60 टूर आपने International कर लिए। उस टूर में डिफरेंट 5-4 मैच भी हो सकते हैं, 3 मैच भी टीम भी हो हो सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ तो हो ये किन किन मुल्कों में हुए हैं मैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कह सकते हैं कि एशिया में कुछ चंद मुल्कों को छोड़ के ना मैं हर मुल्क में गया हूँ अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मुल्क जिसमें, जैसे अब इंडिया में नहीं गया हूँ, ठीक है। वो आपको पता है कि ठीक है, अफगानिस्तान नहीं जा सका कि उसके हालात फुटबॉल नहीं, जहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल हो रहा था वहाँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं गए गया। हैं आप सारे, कोरिया वोरिया सब कोरिया कुछ, ये जापान। एक जापान नहीं गया। जापान नहीं गया, ठीक है। तो ये फीफा खुद स्पॉन्सर करती है उसके लिए? सर 2 टाइप के इवेंट होते हैं, एक होता है AFC का इवेंट, AFC का, ठीक है, AFC, एशियन एक होता है फेडरेशन। डायरेक्ट फीफा का इवेंट। ठीक है। डायरेक्ट फीफा के इवेंट जो होते हैं वर्ल्ड कप होते हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होते हैं, ठीक है। ओलंपिक होते हैं ओलंपिक क्वालिफायर्स होते हैं, ठीक है। और बल्कि वो भी ओलंपिक के अंदर ही आता है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। और AFC के जो इवेंट होते हैं उसमें आपके अंडर 18, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 23 फिर उसके बाद AFC कप, AFC चैंपियंस लीग, ये सारे इवेंट आते हैं। तो ये वो स्पॉन्सर वो करती हैं, बॉडी totally स्पॉन्सर करती है? आपको घर से लेके घर वापस आने तक ईच एंड रहना, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ? 5 स्टार होटल मिनिमम। और इसमें कोई फ़र्क तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान से आए हैं और वो डिफरेंट? जब आप उनके पैनल पे आ गए हो तो आपको वो बहुत प्रोफेशनल है, इक्वल ट्रीट करेंगे? बहुत प्रोफेशनल है। ठीक ठीक ठीक, बेहतरीन बेहतरीन। तो आज आप देखते हैं कि मैंने 60 मैचेस ऑफिशियली करा लिए हैं। आज आपको कैसा लगता है ये सुन के? और अभी तक आप एक ही वाहिद पाकिस्तान के रेफरी हैं, वो कैसा फील होता है? पता भी नहीं चला और ये पीक का टाइम गुजर गया। अच्छा। लाइक एक अजीब सी फीलिंग है जब मैं पीछे सोचता हूँ, यार मैं हर महीने 2-3 दफ़ा इंटरनेशनल टूर करता था, इस मुल्क जाता था, इस मुल्क जाता था। अभी वो मुझे एक ख्वाब सा लगता है हाँ। कि एक बस ख्वाब था, देखा और गुजर गया, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट जा रही है। लेकिन फिर जब मैं सोचता हूँ कि मैं जिस ग्राउंड से मैंने गेम शुरू की, अगर आप उस ग्राउंड को देखें आज भी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मट्टी के ग्राउंड में मट्टी हो के और एक बंदा हमारे ग्राउंडों में लेवल पे लेके गया। पत्थर होते हैं इतने ढेर सारे, पत्थर होते हैं, और फिर अल्लाह ने उसको उस स्टैंडर्ड पे लेके गया है कि अब कतर के जो वर्ल्ड कप के ग्राउंड तैयार हुए, कुछ स्टार्ट में हुए तो उनमें मैंने मैचेस कराए हुए हैं। अच्छा। सऊदी के टॉप ग्राउंड, कोरिया, अब थाईलैंड, यार जितने भी टॉप नेशन है उनमें मैंने, ईरान, सब में जाके मैचेस तो आगे भी फ्यूचर में और है इसको कंटिन्यू करने का प्लान? अब बेसिकली मुझे इंजरी हो गई थी नी की, अच्छा। तो फिर 2018 के एंड पे मैंने एज अ रेफरी रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, ठीक। तो फिर मुझे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एज अ रेफरी असेसर, अच्छा। आपको थोड़ा सा और मैं इसको ब्रीफ कर दूं, जब भी कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा होता है तो रेफरीज जो मैच करा रहे हैं उनको एक रेफरी असेसर उसके पूरे मैच को असेस करता है। थर्ड अंपायर जैसा? नो, वो अच्छा, थर्ड अंपायर मैच रेफरी जैसा? लाइक मैच रेफरी, ठीक है। उस पूरे मैच की परफॉर्मेंस देखता है, हाँ हाँ, फिर उसकी पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बना के वो फीफा या FC जिसके अंडर मैच होगा उसको वो सेंड कि करेगा। जो 3-4 लोग रेफरिंग कर रहे हैं उस इनकी मैच ये में, परफॉर्मेंस इनकी ये परफॉर्मेंस है, ये उससे फिर आपकी ग्रेडिंग होती है और आप
ठीक ठीक, तो ये एक सर एक अच्छा स्टेप है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जो ही मैं रिटायर्ड हुआ 18 में 19 में मैं गया हूँ कोरिया एज ए रेफरी असेसर कोर्स करने। अच्छा, अब ये नेक्स्ट चीज़ आपने शुरू कर दी है ना, माशाल्लाह। बिल्कुल नई शुरू अब कर दी। एक स्टेज होती है, पहले बंदा प्लेयर होता है, फिर रेफरिंग करता है या कोचिंग करता है, फिर अब आप दूसरी साइड पे आ गए हैं इसकी गेम की। तो बेहतरीन, अल्लाह आपको कामयाबी दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब गया हूँ कोरिया तो मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई मैच कमिश्नर नहीं है फीफा का, एफसी का, और ना कोई रेफरी असेसर है। तो ये दो चीज़ें होगी, आज आप पहले पाकिस्तान के रेफरी हैं ऑफिशियल, और पहले मैच असेसर के लिए कोशिश अभी फिलहाल मैं सर्टिफाई अभी मैं कर रहा हूँ कोर्स। चले अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ये जो प्रोसेस में तो है ना। हाँ, ये कोविड आ गया, इसने थोड़ी सी ब्रेक लगा दी, कुछ हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है फेडरेशन में, तो सोच से थोड़ा सा डिले हो गया, वरना इंशाल्लाह सर ये भी आपके ही एजाज़ आप ही के पास से आएगा कि आप ये दोनों चीज़ें आपने पहली बार पाकिस्तान के लिए की हैं। तो सर आगे आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के फुटबॉल में क्या हम कुछ होएगा हमारा, रेफरिंग के लिहाज से भी और प्लेयर्स के लिहाज से भी, आप क्या मैसेज देंगे? दो चीज़ें हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें होती हैं जो एज अ टीम इवेंट होते हैं, टीम स्पोर्ट्स होती है, कुछ इवेंट होती है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होती है। आप शायद मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। जी जी जी। आप एक प्लेयर हो, अब बहुत अच्छे प्लेयर भी हो, और आपकी टीम आपके साथ अच्छी नहीं है, तो आप हो सकता है पहला मैच हार के घर बैठ जाओ। ठीक है। एक होती है इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल स्पोर्ट। अब जब रेफरी इंडिविजुअल है, मैं अगर कामयाब नहीं हूँ तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो अगर मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ और इंडिविजुअल आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतना कुछ मिलेगा। रेफरिंग में ये है कि रेफरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी अपनी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि रेफरिंग को फैसिलिटेट करूँ। कोर्सेज पे अभी मैंने कोहार्ड में एक कोर्स किया, 25 रेफरीज न्यू रेफरीज लेके आया हूँ। तो रेफरीज को तो ये मैसेज है कि वो जितनी मेहनत करेंगे, अगर मैं जा सकता हूँ उस मट्टी की और ग्राउंड से, छोटे से गांव से होके, ना यूट्यूब थी, ना कोई और फैसिलिटीज़ थी, ना इस तरह का मोबाइल था, ना इस तरह की आपको सोशल मीडिया की हेल्प थी, और मैं जा सकता हूँ, तो आज के जवान के लिए जाना बहुत आसान है। और वो 2009-10 वाला टाइम भी बहुत क्रिटिकल था स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि वो एक इवेंट जो हुआ था बिल्कुल श्रीलंका टीम वाला, तो उसके बाद तो बहुत ही पीछे चले गए। तो बेसिकली सर मेरा ये आपको बुलाने का और जितने भी लोगों को बुलाने का यही मकसद होता है कि वो जो पहला कदम होता है ना हर किसी के लिए, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब उनका जो भी जिस तरफ भी रुझान है, पहला स्टेप लेना ही सबसे मुश्किल काम होता है हर काम के लिए। बाकी तो आप ले लेते हैं, फिर एक बार शुरू हो जाए तो पहला स्टेप ही लेना सबसे बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगर सर कर सकते हैं एक गांव से, कोहाट से, फिर इस्लामाबाद मूव होके इस तरह के स्कूल्स में इंस्ट्रक्टर होके, फिर फीफा के लिए ये सारी चीज़ जो भी अभी आपने गुफ्तगू सुनी है हमारी, तो हम सब कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे फुटबॉल भी कल को क्या पता कोई जाके प्रीमियर लीग में कोई खेल रहा है, यस बिल्कुल, ला लीगा में खेल रहा है। ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपकी अपनी एफर्ट है। अच्छा, अब आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि सबसे मुश्किल है पहला स्टेप। लेकिन मैं कहता हूँ कि उससे मुश्किल चीज़ है राइट डायरेक्शन पे आपका स्टेप। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने जाना है कराची और मेरा फेस है पेशावर की तरफ, तो मैं कभी कराची नहीं पहुँच सकता। सही बात है। अगर मैं कराची जाना चाह रहा हूँ और फेस पेशावर की तरफ है और मैं भाग रहा हूँ, नहीं पहुँच सकता। मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर मैंने कराची जाऊँ और मेरा फेस कराची की तरफ हो गया है, अगर मैं चल भी रहा हूँ तो किसी दिन तो पहुँच जाऊँगा, एटलीस्ट मैं राइट डायरेक्शन पे चला गया। सही बात है। तो पहला स्टेप राइट डायरेक्शन पे आप लोगे तो फिर आप आगे आपका जाना, आपकी मंजिल कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी। पहले आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें और अपनी होमवर्क करें उस चीज़ के एक्चुअल उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले कि ये चीज़ें को करने से पहले मुझे रेडी होना चाहिए और फिर उस तरफ डायरेक्शन की तरफ आप चलना शुरू करें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, अपना ये सारी एक्सपीरियंस और जर्नी। मैं जो बेसिकली मकसद भी यही है कि कोई ना कोई तो देखेगा और कोई सीखे, कोई रिलेट कर सके ना, कि आपकी यही क्या कोई इस तरह कोई देख रहा है लड़का लड़की, भाई ये तो मेरी वाली सिचुएशन है,
अगर ये कर सकते हैं तो चलो मैं भी करके ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में कुछ ना कुछ इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो कुछ ना कुछ होएगा ना, चाहे वो फुटबॉल खेलना हो या पढ़ाना हो या पढ़ना हो या कुछ भी। देखिए इन्होंने पढ़ा भी है, इन्होंने नौकरी भी की, इन्होंने खेला भी और अपनी एजुकेशन भी पूरी की एट पार विद एवरीवन ही वाज टीचिंग विद, और अपनी फैमिली को फैमिली को भी किया, और इन सारी चीज़ों को साथ लेके चल के और आज ये इस जगह तक पहुँचे। तो ये हर कोई कर सकता है। सर जी आपके प्लेटफॉर्म से एक और पैगाम देना चाहता हूँ। जी सर। आजकल का दौर का जवान, हम लोग एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं एकदम से, या एकदम हम गिला करना शुरू कर देते हैं। मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली। हर बंदा मुझे यही क्वेश्चन करता है, आपने पता नहीं क्यों नहीं किया, कि आप तो अभी यंग है, आपने क्यों रिटायरमेंट ले ली। मैंने रिटायरमेंट ली आपकी नी की वजह से। मैंने नी की 2 सर्जरीज करवा ली। मुझे एक दिन एक रिपोर्टर पूछते हैं कि खुरम भाई आपका घुटना ख़राब हो गया। ये मेरे यंग लोगों के लिए एक मैसेज है और इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आपका नी इंजर्ड हो गया, आपने रिटायरमेंट ले ली, आपकी एक लग्जरी लाइफ थी, दुनिया में जाते पैसे कमाते और रिस्पेक्ट और इंटरनेशनल टूर्स और एक ड्रीम लाइफ थी। सीरियसली वो ड्रीम लाइफ है। आप एलीट पैनल पे एज ए रेफरी हो या कोई सेलिब्रिटी हो तो आपकी ड्रीम लाइफ होती है वो, और आपने सोचा भी नहीं था और आप उससे हट गए, ख़त्म हो गया सारा कुछ अचानक एक इंजरी की वजह से। तो क्या कभी आपके दिल में ये सवाल नहीं पैदा हुआ, क्यों मेरे साथ क्यों हुआ, ये नहीं किसी और का इंजर्ड हो जाता, मेरा क्यों हुआ है। तो क्वेश्चन तो किसी बंदे से भी कहो तो उसको दिल पे लगता है। ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने फ़ुटबॉल शुरू किया था उस वक़्त लाखों लोग फुटबॉल खेलते थे, उन लाखों में मैं एक था। फिर मैं चलता गया इस लेवल पे आया तो मैं लाखों में से हज़ारों में आ गया। फिर हज़ारों में से चलते मैं 100 में आ गया। फिर 100 से मैं टॉप 10 में, एंड मैं पाकिस्तान नंबर 1 हो गया। हाँ। मैंने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि उन लाखों में से कोई और बंदा पाकिस्तान नंबर 1 क्यों नहीं हुआ है, मैं क्यों हुआ हूँ, कोई और भी तो हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज न करें, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। हाँ। जब भी कोई चीज़ आपकी रुकती है तो अल्लाह उसके बदले में आपके लिए बहुत सी रास्ते खोल चुके होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। सही बात है। वो हम सब्र से और दुआ से और हार्ड वर्क से उनको दोबारा हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर अभी आपने बोला कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा, पता है क्यों? क्योंकि आपने उसका सोल्यूशन निकाला ना। सोल्यूशन क्या था? आप मैच रेफरिंग से रिटायर हुए, आपने दूसरी उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए। तो मैंने इसलिए ये सवाल नहीं किया। मैंने कहा कि यार एक बंदे ने, अगर आपने वो छोड़ के वो ना किया होता ना, आप ये टीचर वाले काम कर रहे होते ना पाकिस्तान में, फिर मैं ज़रूर सवाल करता। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव नहीं देखा कि ग्लास को देखने के 2 तरीके हैं, आधा भरा हुआ आधा खाली है। आपने उसको आधा भरा हुआ देखा जी, तो आपने कहा कि ये ख़त्म मेरी इनिंग, तो दूसरी इनिंग शुरू। अच्छा, अब एक और आपके मज़े की बात बताऊं। इसी प्लेटफॉर्म से मैं जॉब कर रहा था वीकेंड हाउस में, साथ ही मेरा एलीट पैनल ख़त्म हो गया। तो मेरी अम्मा मुझे कहती हैं कि बेटा आप तो बहुत खुले पैसे लगाते थे, डॉलर्स आते थे, अब तो आपका एलीट पैनल ख़त्म हो गया, आप कैसे सर्वाइव करोगे इतनी सैलरी पे। तो मैंने कहा, मैं अम्मा को कहा कि अम्मी जी अल्लाह करीम। और एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि आफ्टर 2 मंथ्स मुझे वेस्टमिंस्टर इंटरनेशनल स्कूल ने मोर देन डबल सैलरी पे हायर कर लिया। लेकिन सैलरी डजंट मैटर। मैं इस वक्त अपनी लाइफ के बेहतरीन दिन गुजार रहा हूँ जॉब वाइज, अल्हम्दुलिल्लाह। सर रहील, सर दानियाल एंड स्पेशली मैम शगुन, मैं कहता हूँ मैम शगुन और सर रहील तो आउटस्टैंडिंग लोग हैं। अच्छा। और मैं सीरियसली अगर स्कूल से छुट्टी करूँ तो मेरा दिल खफा होता है। अच्छा। कि मैं क्यों आज घर हूँ या मेरी क्यों मजबूरी हुई है। इतना मैं प्यार करता हूँ काम से और उससे ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। तो वो एलीट पैनल जाना है, मुझे अल्लाह ने इतना नवाज दिया ना, आप बहुत एलीट पैनल पे हो लेकिन आप जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, हाँ। मसले मसाइल हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। लेकिन वेस्टमिंस्टर में आके सीरियसली दिस इज़ माई बेस्ट डेज इन द लाइफ ऑफ द जॉब। क्योंकि जब आप जॉब में जाते हो आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपका काम होता है, आपकी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं, आपका
डायरेक्टर आपसे बहुत प्यार से मिलता है, आपके प्रिंसिपल आपको बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो दिस इज ऑल यू वांट, रिस्पेक्ट। और बस यही आपका कुछ एक है। दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा दरवाज़ा खुल गया ना। तो ये ऐसा दरवाज़ा खोला है कि इसमें भी बहुत, उसमें तो फिर भी मुझे, तो फिर जब मैंने वेस्टमिनिस्टर आया हूँ तो यहाँ पे एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है, ठीक है। ओवरऑल स्टूडेंट्स बेहतरीन, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे मैं परेशान हूँ। मैनेजमेंट इज़ मच सपोर्टिव और एक बहुत एक फैमिली एनवायरनमेंट है, ज़बरदस्त। तो मैं अपनी लाइफ को और इन दिनों को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक, चलें। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि एक चीज़ लेके ना मेरे लिए बहुत से रास्ते और बहुत सी चीज़ें खुल गई। एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा और वो दरवाज़ा ये बिल्कुल मैं एक मिसाल हूँ, जो लोग कहते हैं ना एक दरवाज़ा बंद 100 खुल गया, तो उसकी मिसाल मैं हूँ कि एक दरवाज़ा बंद हुआ है और उसके बदले मेरे को बहुत से दरवाजे खुल गए। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव आप पॉजिटिव रखें, तो आपके लिए ज़िंदगी आसान भी होगी और आप खुश भी रहेंगे। तो मैं बस अब इसको एंड करना चाहता हूँ सर, इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को। और आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने टाइम निकाला, आपने शेयर किया अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी। और ताकि आई होप कि कुछ जो भी देख रहे हैं वो भी कुछ सीख सकें और कोई इंस्पिरेशन ले सकें आपसे। और अब वो भी कोई ना कोई अपने ज़िंदगी की तरफ जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कुछ स्टेप लें। और मैं बस इसको आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।